बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। बहुत सारी बातें हम हमेशा स्पोर्ट्स से जुड़ी आपके मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म पे, हमारे प्लेटफॉर्म से आप तक लेकर आते हैं, लेकिन आज कुछ अल्फाज जो हैं वो मुश्किल होते जा रहे हैं और साथ ही साथ मेरे लिए ज़रा थोड़ा और मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि अवैस जो हैं वो 3 दिन से जो खदशा जाहिर कर रहे थे अब वो अमली तौर पर नजर आ रहा है, तो वो और हमें प्रेशर में डाल रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल से लाइनअप आपको मैं ज़रूर बताऊंगा किन चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है, बट बात सबसे पहले मुल्तान टेस्ट की करनी है। बहुत पहले ये कहा गया था कि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो मेरे ख्याल से वो आग का दरिया जो था वो मुल्तान की पिच थी और वो जो इश्क था वो पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के साथ था। और मुश्किलात का लफ्ज़ या अगर मैं ये कहूँ कि चौथे दिन का खेल जो है वो जारी है, जहाँ पर इंग्लैंड ने ना सिर्फ डोमिनेट किया है बल्कि दीवार से लगाया है, तो ये अल्फाज बड़े कम लगते हैं क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुल्तान स्टेडियम में वो एक हैरानकुन चीज़ तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है वो एक बहुत हैरानकुन मरहला है कि आपने जब देखा कि यार पिच ऐसी होगी, हम बहुत खुश थे कि हमने 500 से ज़्यादा रन्स बना लिए, 556 रन स्कोर किए, लेकिन जब इंग्लैंड की बारी आई और एक आउट हो गया, वो भी मेरे ख्याल से क्रेडिट आमिर जमाल को देना चाहिए क्योंकि उस कैच के अलावा लगता तो नहीं था कि ऑली पोप भी कहीं आउट होंगे इस पिच पे। उसके बाद जिस तरीके से पार्टनरशिप्स पर पार्टनरशिप्स लगती रही और हैरी ब्रुक अपनी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब रहे, जो रूट जो थे उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की, रन्स का अंबार जो है वो लगता गया और फिर जब हमारी बारी आई तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब से कुछ देर पहले तक 5 आउट थे, मेरा ख्याल है 5 ही आउट थे, तो 5 आउट हो चुके हैं पाकिस्तान टीम के। एक्शन बराह रास्त पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स पर आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं, और हम आपको अपडेट करते रहेंगे तमाम तर सूरत हाल से, क्योंकि देखिए बात ये नहीं है, हार जीत होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से हम हारते हैं ये अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है कि हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। तो इस बार हम ज़रूर इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपसे एक अहम खबर शामिल करनी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि चैंपियंस कप में परफॉर्म करने वाले जितने टॉप स्पिनर्स थे इनको फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है, इनके टेस्ट होंगे, क्योंकि अब ये इम्कान है कि दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में कोई मौजे की तलाश में हम एक नया स्पिनर एकदम से इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं पाकिस्तान टीम में। और उसका हाल फिर क्या होगा, कल मैंने आपको 7 से 8 स्पिनर बताए थे जो पोस्ट यासिर शाह एरा में रहे हैं, जिसमें मोहम्मद नवाज रहे, शादाब खान रहे, जाहिद महमूद आए, उसके अलावा आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्पिनर्स को मौका दिया गया, नुमान अली, साजिद खान और फिर अबरार अहमद जो अब कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं बताई गई। इसके बाद खैर जो कल उनका एक रन्स टैली था जिसमें मैंने कहा कि उन्होंने जितने रन्स कंसीड किए, जितने ओवर्स किए, उसके बाद तो पूरी कौम की तबीयत ख़राब हो गई थी, अबरार की खैर अब जाकर हुई है, तो इस बारे में भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के मुकाबलों की, जहाँ पर जनूबी अफ्रीका ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दी और भारत ने श्रीलंका को हराया। भारत का श्रीलंका को हराना जो है वो हमारे लिए इस तरह साबित हुआ कि वो जो एक हमें विंडो नज़र आ रही थी वो और स्क्वीज़ होती जा रही है। तो अब आपके जो दोनों मैचेस हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, ये दोनों मैचेस बहुत अहम मेरे ख्याल से बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक खबर ऐसी ज़रूर थी जहां पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ताज़ियत का इजहार किया। फातिमा सना जो पाकिस्तान की कप्तान है, उनके वालिद का इंतकाल हुआ, तो उस बारे में मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा टफ मोमेंट किसी भी प्लेयर के लिए जब वो टूर पे हैं, ख़ास तौर पर वर्ल्ड कप पे हैं, तो हम सब की तरफ से भी हम ताज़ियत ज़रूर करते हैं, दुआगो हैं उनकी फैमिली के लिए भी कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद से क्रिकेट पर फोकस रहना, उस वर्ल्ड कप कैंपेन पर फोकस रहना, उनका पहला ये कैंपेन है एज अ कप्तान भी, तो मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल होगा। इसके अलावा आपसे बात करनी है, आपको बताएंगे MMA के बारे में, जहां पर पाकिस्तान MMA फेडरेशन ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट के सीज़न 3 का। भारत की कॉन्फर्मेशन के बाद पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होने जा रहा है MMA के अंदर, और ये जो टूर्नामेंट है ये पाकिस्तान लाहौर में मुनक्किद किया जाएगा, और ये एम्फी थिएटर जो है SAG के अंदर काला शाह काकू में, वहाँ पर ये तमाम तर मुकाबले होंगे। बाकायदा तौर पर इसका ऐलान हो गया है, कॉन्फर्मेशंस आ चुकी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। बार बार हम MMA का जितना टैलेंट है आपसे मुतारिफ भी कराते रहते हैं, डिस्कस भी करते रहते हैं, लेकिन आज बाकायदा तौर पर इस टूर्नामेंट के बारे में जानेंगे। जो फाइट कार्ड है वो भी आपकी स्क्रीन पर सामने है, बड़ी ज़बरदस्त मैच मेकिंग हुई है और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने लगा है। पाकिस्तान इंडिया हो तो वैसे ही स्पेशल हो जाता है, लेकिन ये तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा स्टेक्स जो हैं वो हाई हो जाएंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आलमी कराटे चैम्पियनशिप जो है उसमें शाहजेब रिंद को 10 करोड़ रुपए का चेक दिया है, उनको सराहा गया है।
और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक ख़बर है। आप जब भी बात करते हैं इन लोगों के लिए जितनी चीज़ें जो हैं हम मतलब जितने भी रिसोर्सेज उनको दे लें वो कम तर होते जाते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं कि आलमी चैम्पियनशिप में तो शाहजेब ने बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मुकाबला किया, बहुत ही ज़बरदस्त उनकी फ़ाइट रही। इससे पहले इनका एक जर्नी था, उस पर भी मैं काफ़ी ज़्यादा उसको फॉलो करता रहा। तो आप जब एक प्राइज़ मनी का ऐलान करते हैं तो वो ना सिर्फ हौसला अफजाई होती है उस पर्टिकुलर प्लेयर के लिए, लेकिन बाकी लोग भी जो सर्किट में मौजूद हैं उनको भी अब लगेगा कि रिसोर्स वाइज उनको भी सपोर्ट मिलेगी। तो शाहजेब को बहुत मुबारकबाद हो, और इन्होंने सिंगापुर में कराटे के खेल में मुल्क का नाम रोशन करने पर शाहजेब को जो है वो दाद भी दी है और सराहा भी है। शाहजेब ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इससे पहले भी वो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे एजाज़ जीतते रहे, लेकिन ये पर्टिकुलर जो फाइट थी वो बड़ी ज़रूरी थी और इसमें पाकिस्तान का नाम उन्होंने ज़रूर रोशन किया, जिसकी वजह से उनको कैश प्राइज़ के साथ नवाजा गया। तो ये तमाम तर चीज़ें आज हम शो का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ आपसे कराना है। बड़ा मुश्किल है आज इनका तारुफ कराना। खैर आज ये बड़े ज़बरदस्त एग्रेसिव मोड में नज़र आ रहे हैं, लेकिन बनता है, उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया था। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है, जो उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया था उस खदशे का भी एक खदशा जो है वो निकल आया और वो चीज़ उससे भी आगे चली गई। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साथी एंकर और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम अवैस। नहीं छोड़ूंगा। मैंने तो आज आपका हाल इसलिए पूछा ही नहीं, मैंने सिर्फ सलाम ही किया। मैंने कहा हाल अब मैं क्या पूछूं, क्या हाल क्या दास्तान बयान करेंगे। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एंकर हैं और जर्नलिस्ट हैं हमारे प्रोग्राम में, आप इनको देखते रहते हैं, अपना भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, जनाब अरसलान खोकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मैंने अपना जितना एकेडमिक करियर है वो इनके साथ ज़रूर गुजारा है और आज इनसे मुलाकात हो रही है बड़े क्रूशल स्टेज के ऊपर जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट का बैलेंस हमें नजर आ रहा है। जनाब बाबर इकबाल साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आप भी हमें ज्वाइन करें। तो जनाब वैसे आप क्या दास्तान बयान करना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपकी मुनासबत से हमें खबर मिली कि हमारे एक प्लेयर आज उनकी तबीयत नासाज हो गई, वो तो अवेलेबल ही नहीं थे, लेकिन खैर इसका यही मतलब था कि आपने शायद 9 ही खिलाड़ी अब फील्ड में उतारने हैं बैटिंग के सिलसिले में, लेकिन उसमें से भी 5 जो हैं वो पवेलियन वापस पहुंच चुके हैं और जो छठे की तैयारी है। मैं कह सकता हूं, मेरे ख्याल से कहूंगा तो शायद आप नाराज हो जाएं कि आज ही रैप अप होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। सबसे पहले तो ताज़ियत, क्योंकि फातिमा सना वाला ऑब्वियसली दैट्स अ बिग लॉस। और आप वाली बात ठीक थी अहमद भाई, क्योंकि जब आप टूर के ऊपर होते हो पाकिस्तान, ऑब्वियसली जब एक सर्विस अपनी कंट्री के लिए वहाँ पर होते हैं अवेलेबल, लेकिन जब ये मामला होते हैं तो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब होते हो। बहुत बड़ा एक आपको पता है मुकाबला भी है कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का। देखने वाली बात है कि क्या वो वापस उस वक्त तक आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन उनकी ताज़ियत उनकी फैमिली के साथ भी, और अल्लाह के साथ उनको सब्र अता भी करे और हमें भी सब्र दे जो हमारे साथ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ, जो अनफॉर्चुनेटली जो हालात वहाँ पर नज़र आ रहे हैं इस वक्त मुल्तान में। तो अभी जब आप इंट्रो करा रहे थे तो किसी ने आपके लिए ना एक मैसेज भेजा है, उसने लिखा हुआ था अहमद भाई और अवैस भाई शदीद बारिश जो उनसी है मुतवक्के आधे घंटे में 3-4 दिन जो उनसे बारिश होती रहेगी मुल्तान के अंदर, वैसा अल्लाह करे हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा। लेकिन किस चीज़ की आंसुओं की बारिश की बात तो कर रहा था। लेकिन बैक टू द मैच, ये था, मैंने याद आपको एक बात उस दिन भी बात कर रहा था, समझाई तो नहीं थी, बात ये कर रहा था, इख्तलाफात मेरे इस चीज़ पे थे कि पाकिस्तान एक हिस्ट्री है आपकी, आप जब दूसरी इनिंग्स में एंटर होते हो तो आपसे नहीं डेवलप होती आपकी इनिंग्स, आपके कहीं ना कहीं वीक लिंक्स नजर आते हैं। आपने देखा होगा, जो मैं कल भी एक बात कर रहा था शहनशाह अफरीदी की बात करूँ, नसीम के सिर्फ 3-4 गेंदें मैंने देखी हैं कि उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्विंग मिला है, एज सच को परचेज विकेट के अंदर था नहीं। इतना अच्छा मैं कहता हूँ अक्लमंदी का एक काम किया गया। शायद इंग्लिश बैट्समैन की आप बात करें, चाहे अपना पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें, क्योंकि वो आपको पता है पैचेस बनते हैं, मार्क्स बनते हैं, उसका जो फायदा अब इंग्लैंड टीम उठा रही है। आप देखेंगे इस तरीके से रिजवान को आउट किया गया, थोड़ा बहुत बॉल अंदर की तरफ आया। क्रिस वोक्स की बात करें, बॉल उनका काफ़ी अंदर की तरफ आ रहा है, वो क्रैक्स में पड़ रहा है, ऑब्वियसली वो यूजफुल हो रहा है। बाकी एक रिकॉर्ड भी यहाँ पर बन चुका है, 18 इनिंग्स हो चुकी हैं, बाबर आजम अभी तक कोई 50 भी स्कोर नहीं कर सका। ये लिटरली मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड उसके ऊपर होगा। वैसे रिकॉर्ड की बात करूँ तो जिस तरीके से यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है, मुल्तान की बात करें, इंजमाम का भी मीम तो हम आपको पता मशहूर है, वो लिखा हुआ था कि या अल्लाह मुल्तान की जो मजलूम फंसे हैं उनको फंसाओ। आपकी इजाज़त हो तो आपके इस पूरे एनालिसिस के अंदर से ही मेरा एक सवाल है। मैं एक बड़ा ही मेरे ख्याल से बड़े दिल वाला एक क्रिकेट फ़ैन हूँ, तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि जो आपने ये मार्क्स की और स्पाइक्स की बात की, हम सब ने क्रिकेट खेली है, हम जानते हैं इस टैक्टिक को कैसे यूज़ करना है। 149 ओवर्स पाकिस्तान ने बारी की, तो क्या इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे वो पाँव के बगैर बॉलिंग कर रहे थे कि हमें वो मार्क्स नज़र नहीं आए जब हमने बॉलिंग करनी थी?
149 ओवर्स ऑन अ डे 2 पिच फिर भी इतने थे कि आपके कप्तान को जरा थोड़ा सा एनालिसिस होता कि यार मैंने देखें, मुझे भी पता था कि आपको भी पता था, अरसलान को, बाबर साहब सबको पता था कि रूट और ब्रुक यहीं पर इनिंग्स जो है वो रिलाई करेगी। लेकिन जो आपने कल बात की, ना कोई चेंज इन कैप्टनसी नजर आई। एक विकेट भी जो गिरी, आपने खुद निशानदेही कि बाबर आजम ने जाके शान को कहा कि यार फील्ड चेंज करके देख लो, शायद कोई विकेट नजर आ जाएगा। जामे जमाल ने हाँ, आउट किया था। ये अहमद भाई, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ ना कि दैट मीन्स कि आपकी शायद कप्तानी इस वक्त इतने शार्प स्किल्स नहीं थे कि आप उसको, होता है ना कि देखो जब ये सिचुएशन हो रही होती है, मैं एक बात तो मानता हूँ, आप भी खुद भी इस सिनेरियो से गुजरे हुए हो कि जब आपके सिनेरियो अगेंस्ट आपके जा रहे हो तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाता है, क्योंकि आप उस वक्त प्रेशर के अंदर बहुत ज़्यादा होते हो। लेकिन जब आपके पास इतने सीनियर प्लेयर्स मौजूद होते हैं, बाबर भी है ना, कप्तान रहा है, शाहीन भी रहा है, बाकी जो प्लेयर्स हैं वो आपको थोड़ा सा आके, ऑब्वियसली ड्रेसिंग रूम से भी आपको एक पैगाम पहुंचता है, ड्रिंक्स ब्रेक के अंदर आपको पैगाम पहुंचता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो, एनालिस्ट आपको बताता है कि कहाँ पर आप इसको पिच कर सकते हो। मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई। दैट मीन्स पता क्या था कि जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं उनकी जो बॉडी फटीग है वो बहुत ज़्यादा है। देखो बॉलर्स आपको जितवाते हैं, आपके बॉलर्स जो फटीक कैरी करें, अब तो एक क्वेश्चन आप लोगों का खत्म हो गया ना, हमारी आवाम का, मेरा भी खत्म हो गया कि पेसर्स आउट नहीं कर रहे, उनके पेसर्स ने विकेट्स लिए हैं। मैं खैर मिंसा की बर्थडे कैसी रही? ये अच्छा था। अब इसको मैं जितना इस डिप्रेशन से दूर रखूं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। अरसलान भाई, 823 रन, आपने भी क्रिकेट को बड़ी करीबी से देखा है, मुल्तान हो, पिंडी हो, लाहौर, कराची, कहीं की भी हम बात करें, 823 रन। मैंने भी एक्सपेक्ट किया था वैसे हम सबने कि इंग्लैंड स्कोर करेगा, लेकिन फिर मैं कहूंगा 823 रन नहीं एक्सपेक्ट। लेकिन एक चीज है, अवैस एक चीज में गलत निकला। अवैस को खदशा था 500 ना करें, नहीं किए उन्होंने, 823 कर दिए। अच्छा, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, 500 तो खैर जो रूट और हैरी ब्रुक ने कर दिया आपके। सर 149 ओवर्स आपने खेले, 150 उन्होंने एक ओवर ज्यादा खेल के 823 कर दिए। रन ये रेट का वादे बहुत पर बड़ी बात हम है। 3.09 जी, पे और वो 3.7 5.48 और 5.09 थी उनकी। बिल्कुल कमाल की बैटिंग की है उनके, पेसर्स आपकी 5 विकेटें ले गए हैं, आपका स्पिनर 35 ओवर करके 174 रन दे दिए। बीमार हो गए वो तो होना ही था यार, 35 ओवर के बाद 174 रन करे जा रहा है, कोई वैरायटी नहीं है, करे जा रहा है बहुत। वो मिस्ट्री मुझे समझ नहीं आई कि क्या यही मिस्ट्री थी कि वो कुछ नहीं करेगा, या क्या मिस्ट्री थी, समझ नहीं आ रही। यार आप ये देखें कि जिस वक्त आप उनको बॉलिंग कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आपने 150 ओवर्स में उनके पूरे आउट नहीं किए, 823 खा लिए, 7 खिलाड़ी पर वो डिक्लेयर थक गए, उन्होंने कहा नहीं यार बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, आज या नहीं बाकी कल आपने बॉलिंग भी करनी है। उन्होंने कहा आज या नहीं बाकी कल करांगे। आपके सारे आउट हो गए 556 पे, हमने बड़ी सी शादियाने बजा लिए 556 पे युग। मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था कि ये आप पिच को जो मर्जी कह लें, कहा था आपको याद होगा कि रिजल्ट आएगा इस टेस्ट, बिल्कुल आएगा, वो आ रहा है। उसकी बड़ी रीज़न क्या है, आप हमेशा से, अवैस ठीक कहता है, आप जो अपनी दूसरी इनिंग खेलते हैं ना, अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी मेकर वो जा रहे हैं जी, शान मसूद साहब सेंचुरी मेकर वो जा रहे हैं जी, सऊद शकील साहब ने 82 किए वो भी चले गए, बाबर आजम पे ड्यू है वो भी चले गए, रिजवान ये दूसरी कंटिन्यूटी नहीं। यार आप किस चीज़ के बड़े प्लेयर्स हैं अगर आप 2-2 इनिंग में स्कोर ना करें। यार एक इनिंग में मिसहैप मान लेते हैं कि यार बहुत अच्छी बॉल पड़ तो को मैं आगे नहीं, सो मैं सर बाबर, मैं आपसे देखें, मैं बड़ा कैटेगोरिकली मैं ये लोगों को कहता रहा कि आप और मैं, हम सब ये बात करते हैं पाकिस्तान में बैटर्स नहीं है, बैटर्स का मसला है, बैटर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। मैं तस्वीर का दूसरा पहलू बोल बोल के थक गया कि भाई हमारे पास बॉलर्स भी नहीं है। तो ये तो मेरे ख्याल से अब हमें वाज़े तौर पर, मुझे आपको, हम सबको सच बोलना पड़ेगा कि नहीं है बॉलर्स आपके पास। आपने अहमद, आपने पूल कौन सा बनाया? आप नसीम और शाहीन, अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें, हमारे पास फिर ऑलराउंडर टेस्ट मैच के अंदर आमिर जमाल को आप ले आते हैं। अबरार को जब नहीं खिलाया जा रहा तो सब कह रहे थे जी अबरार को नहीं खिलाया जा रहा, अबरार को नहीं खिलाया जा रहा। उनको खिलाया, उन्होंने बांग्लादेश के भी गेम्स कोई विकेट नहीं ली, और अभी भी देख लें उन्हें कोई विकेट नहीं मिली। अब इसका हमारे पास रिप्लेसमेंट क्या है? ठीक है, अब बड़ी दर्दनाक स्टोरी है, भी कहते बीमार हो गए, लेकिन उनके लिए दर्दनाक है, हमारे लिए शर्मनाक भी है कि इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिल रही है। 837, ये तो उनका शुक्र है उन्होंने 1000 रन नहीं बनाए, 4 फिगर में नहीं गया, अभी 3 फिगर्स में, अदरवाइज वो आधा घंटा और खेलते तो शायद 1000 रन भी बना। मुझे तो लग रहा था सबसे ज्यादा टेंशन ब्रायन लारा को होगी, जिस तरीके से हैरी ब्रुक खेल रहे थे। अभी तो उनके मेन प्लेयर जो कैप्टन वो नहीं खेले, अगर वो हों तो वो भी जिस तरह बेन स्टोक्स खेलते हैं वो शायद इसे तेज़ी से रन बना रहे होते। तो प्रॉब्लम हमारे लायक कहाँ कर रहा है? हमने कोई स्पिनर यासिर शाह के बाद तैयार नहीं किया, जुल्फ़िकार बाबर के बाद तैयार नहीं किया था, और रहमान के बाद हमने तैयार नहीं किया। हमारे पास सकलैन, सईद अजमल, हम ये क्वालिटी कहाँ से लेके आए? आपने ब्रार मिस्ट्री स्पिनर, उसको आप टेस्ट मैच खिला रहे हैं,
और टेस्ट मैच में आपका इतना टाइम होता है कि आप उसको इजीली जज कर सकते हैं। नहीं वो मिस्ट्री है कहाँ, मुझे वो तो समझ ही नहीं आई कि मिस्ट्री हमारे लिए है कि मैं शायद आपसे ये कह रहा हूँ ना, मिस्ट्री यही थी शायद कि हम में से किसी को नहीं पता प्रॉब्लम था जो वो है क्या बेसिकली हमें फाइंड आउट किसको करनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने कप्तान चेंज कर दिया, वो कंसिस्टेंट अभी तक एक मैच टेस्ट मैच नहीं जीते, ये उनकी कंसिस्टेंसी है 0% कि उन्होंने पाकिस्तान को अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं जिताया। आपने बाबर आजम को इसलिए चेंज किया कि हमें कोई नई तब्दीली देखने को मिलेगी। पहले इनिंग्स में आपने बहुत अच्छा खेला, जैसे ही अभी अरसलान बता रहे थे जी 556 रन बना ली तो बड़े खुश हो गए, अब 837 भी आपने खा ली और अभी कल का दिन पड़ा हुआ है। और जिस तरह से आप कह रहे थे कि आज शायद अभी रैप अप हो जाए, तो ऑब्वियसली आपको हार है वो तो ऑन स्क्रीन नज़र आ रही है। अब पीछे कौन है, सिर्फ अगर ये लास्ट प्लेयर है आमिर जमाल से आप एज एन ऑलराउंडर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीछे आपके पास शाहीन अफरीदी है, वो भी मारने के लिए आएंगे। सो प्रॉब्लम लाइज कि आप ओपनर्स जैसे भी बात कर रहे थे, आपने स्कोर तो कर लिया, दूसरी इनिंग में भी आप फेल हमेशा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, आप पिछले जितने मैचेस आके देख लें, अब लास्ट इनिंग्स हो या दूसरी इनिंग्स हो आप नहीं, मेरा ख्याल है अगर 1.5 दिन ये मैच बचा लेते हैं तो इनामी रकम का ऐलान करते हैं, इससे बड़ा मार्का नहीं होगा। ऑब्वियसली। और देखें जिस तरह से आप कह रहे हैं इतने ओवर उन्होंने बरार नहीं कि उनकी तबीयत खराब होगी, मुल्तान में गर्मी के अंदर इतने दिन फील्डिंग करना, बॉलिंग करना, इट्स नॉट दैट ईजी टास्क। और अब आपको पूल डेफिनेटली बनाना होगा। आपको स्पिनर, जैसे आप कह रहे थे स्पिनर्स का पूल उन्होंने बनाया, उनको कॉल कर लिया गया है। आपके पास जो बेंच में वो नमान अली है, अब वापस उनको एजिड एक ऐसे प्लेयर जो मतलब परफॉर्मेंस उनकी भी इतनी कोई खास नहीं है, बट आप उनको मजबूरी में लेके आएंगे कि आपको पूल काम नहीं करता, क्योंकि आप तो ऑब्वियसली नेक्स्ट मैच में नजर नहीं आ मैं रहे। एक चीज़ सबसे छोटी सी चीज़ बाबर साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अबरार कौन सी कंट्री का प्लेयर हमारा है ना, 33 ओवर्स उसने भी किए हैं, बशीर ने भी उनके, उसको तो नहीं लगी उल्टियाँ, सिर्फ 2 ओवर ज्यादा करने पे वो आपको मिस्ट्री स्पिनर नहीं है ना, वो ऑफ स्पिनर है। अच्छा ये 40 ओवर जैक लीच कर गया यार, जैक लीच बाहर से यार आप मिस्ट्री एंकर हैं, पहले मुझे बताएं। हाँ, जो कल से हुआ वो तो हुआ, लेकिन मुझे जो अहमद भाई ने कल जो असलान भाई बात करें ना, ऑन अ सीरियस नोट, अगर इब्रार की मैं बात करूं एज अ बॉलर, दैट मींस कि आपका जो इंटरनल जो अपना जो फिटनेस होती है वो नहीं है मैच फिट इतने ओवर्स करवाने की। फिटनेस की तो हम बात देखो बाद में करते हैं, मैं तो बार बार मैं तभी मरहूम कर्नल रशाद साहब की मैं बात करता हूं कि उन्होंने ये जिक्र किया जब अबरार पहली दफा आया कि ये फौरन पकड़ा जाएगा। भाई स्किल कहां है, मैं तो स्किल की बात मैं कर वो रहा हूं। बाद में आऊंगा स्किल पे, मैं किस सेंस में अहमद भाई कह रहा हूं, आपने कल 30+ ओवर्स करवाए, बिल्कुल ठीक है, मार पड़ी वो अपनी जगह, सारे मामलात में कह रहा हूं, बैड पैच होगा जो भी है, इसका मतलब कि अगर मैं फिटनेस लेवल में मैच फिटनेस की बात करूं कि जो ग्राउंड से हीट निकलती है ना, जो बॉलर के जिस वक्त होता है जब वो बॉलिंग करवा रहा था, फास्ट बॉलर को ज्यादा फील होती है, वो आपकी बॉडी सस्टेन नहीं कर पाई। लेट्स बी फ्रैंक, समझ में आ रहा है कि आप ब्रेक डाउन हुए, बुखार हुआ, वायरल हुआ, वो अपनी जगह लगे जाते सेहत है, ऑब्वियसली एक एसेट है पाकिस्तान का, आपकी फिटनेस नहीं है, आप अपने फास्ट बॉलर्स पे आ जाएं। शाहीन शाह अफरीदी, मुझे पता है, मैंने कहा ना बहुत से लोग मुझ पर तनकीद करेंगे इस मामले पे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को आप अगर उनका रिदम चेक कर लो, आप जिस वक्त डिलीवरी स्टांस आता है उनकी बेंड देखो और देखो कि कहाँ वो रिदम अपना खत्म कर लें, आपको साफ पता जाहिर हो जाएगा कि दैट मींस के भाईजान उनकी फिटनेस नहीं है। ये पीछे जो अपना काफ की बात करो, खिंचा हुआ मसल है, आप उसी चीज पे आप कंपेयर कर लो, राइट आर्म फास्ट बॉलर इंग्लैंड का, वो अपना फॉलो ऑन कहाँ पर खत्म कर रहा है और बेंड कहाँ पर कर रहा है, आपको साफ पता लग जाता है। इसमें मुझे एक चीज बताएं, क्योंकि आपने इसके साथ बहुत काम किया, साइंटिफिक काम आपने बहुत कर रहे हैं, आपको पता, आपको याद होगा कि रनअप का एक बहुत बड़ा मसला रहा है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा। उस रनअप के मसले में बहुत बड़े बड़े बॉलर्स फंसे रहे हैं, आकिब जावेद जैसे बड़े बॉलर भी फंसे रहे हैं। यार 2 चीज़ें, छोटी सी चीज़ें बता दी गई थी शोएब अख्तर को, छोटी सी चीज़ें, सिर्फ 2, खुद कहते हैं शोएब अख्तर कि उन्हें 2 चीज़, उसने रनअप में तब्दीली की, उसकी बॉलिंग इतनी लंबी चली गई कि इतना पेसर, दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर इस उम्र तक खेलता रहा यार। लेकिन सुनने के लिए भी तो तैयार होना चाहिए ना। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, शाहीन किसकी सुनेगा? एग्जैक्टली, सच बोल रहे हैं, शाहीन किसकी तो ये जो गिलिस्पी हैं हमारे, ये तो खुद पेसर थे और बड़े टॉप क्लास पेसर थे। अगर वो रिदम उनका नहीं पकड़ पा रहे हैं, वैसे सॉरी मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, मुझे वो समझ नहीं आती कि हमारे पास बायोमैकेनिक्स लैब भी हैं, हमारे पास वो सारा कुछ है, वो व्हाट्सएप पे तो नहीं बताते कि मेरी फिटनेस का % 10, वो तो लड़कियां बताती हैं, वो ये तो नहीं बताते। तो अब हमारे पास सारा कुछ है, क्या हमें यूज़ करना नहीं आता? हमारे पास लोग नहीं है, या लोग हैं उनको पता नहीं है, या जो लोग जिनके ऊपर यूज़ करना है वो उस पर तैयार नहीं है? हमारे पास सिस्टम, जब आपने मैकेनिकल लैब की बात की है, क्या मेरे लिए भी हैरानगी की बात, अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सेटअप की बात करूँ, अहमद भाई वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड्स इन द वर्ल्ड की बात करें, टॉप लेवल के ऊपर आता है, क्या मैकेनिकल लैब हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर है? नहीं है। लम्स के अंदर है। अंडर 19 का मैं उसी लेवल से पे स्टार्ट करूंगा, अंडर 19 के लेवल के बच्चे को वो इजाज़त ही नहीं है यूज़ करने की जब तक पीसीबी रेकमेंड ना करे। बिल्कुल। आप फिटनेस की बात करें, शाहीन की, गिलेस्पी की बात कर रहा हूँ, जितना पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ काम नहीं किया, लेकिन इनके साथ जो काम किया, मुझे एक चीज़ समझ में आती है, कोच को मैं बहुत जल्दी रगड़ता हूँ पकड़ के, यार कोच क्या कर रहा है वहाँ पर।
मसला ये है कि वो कोच है ऑस्ट्रेलियन, उसको डोमेस्टिक सेटअप का अभी नहीं पता। हमारी बात भी हुई थी, आपको याद है? जी, मैं बिल्कुल। किस सेंस में भी जरा सुनिएगा बात, उसको जो ऊपर तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो क्लैरिटी नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर, हमारे बहुत से स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर ये मसले हैं जो फेडरेशन के अंदर, कि क्लैरिटी नहीं है हेड कोच को, उसको कहानी कुछ और बताई जो जाती फीड है, किया जा रहा है उनको। कुछ और फीड किया जाता है। जब वो क्लैरिटी देखता है ना, जाके अपना जाके आई से देखता है, वो कहता है यार इधर तो ठीक ठाक बैठी हुई फैक्ट्री, मुझे बताते क्यों नहीं हो। शाहीन की बात करें, शोएब की बात आपने की ना, शोएब अख्तर के साथ मैंने ये बहुत सी दफ़ा यहाँ भी बात की है। शोएब अख्तर के साथ मैंने नेट अपना किया हुआ है उधर हाइपर अपना दुबई स्पोर्ट्स सिटी के, जब वो आप कर लो कि डिक्लाइन पे थे, लेकिन ऐसा अंडर 19 फास्ट बॉलर, यार अहमद भाई उनको देख के एक जज्बा पता है क्या होता था कि यार मैंने इसकी तरह बनना है, कि यार जब ये भागता है जमीन से दब दब की आवाज आती है, सीखने को मिलता है। उस वक्त आपका याद रखें कि ज्यादा प्रेशर लीग क्रिकेट का नहीं था। मसला क्या है हमारे प्लेयर्स के साथ, हमारे प्लेयर्स को जब आप किसी चीज के ऊपर बात करते हो ना, एकदम एक लीग की जो टीम है, मैं किसी टीम का नाम नहीं लूंगा, वो उठती है एक जगह से, वो कहती है जी हाउ डेयर यू, ये अल्फाज यूज होता है कि आप हमारे लड़के के बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। लाहौर की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं लाहौर की तरफ कर रहा हूँ ना। सिंपल है आप भाई, एकदम मेरे ख्याल जो से है- बड़ा 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 एक सिंपल फॉर्मूला वैसे आपको बताया, बट मेरे ख्याल से ये गुफ्तगू थोड़ी सी टेस्ट मैच ओरिएंटेड हम इसलिए कर रहे हैं। और खैर शोएब भाई तो एक ही शोएब भाई हैं, उससे ऊपर तो आप खैर जा ही नहीं सकते। और सर बाबर, ये तमाम तर जो मसाइल हैं जो अब हम देख रहे हैं, ये आज की कहानी नहीं है, एक पूरा बिल्डअप था जिस पे हम बार बार शोर मचा रहे थे कि ये होगा होगा। अब वो स्टेज आ चुकी है, रिगार्डलेस किस टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या होता है, जो कि हमें मोस्ट प्रॉब्ली पता है, या अगले 2 टेस्ट मैचेस में क्या होगा। यहाँ से अब क्या होना चाहिए, क्या करें अब यहाँ से? अब देखें, खाली जो आपने भी कहा कैंप लगा देना ये एक हल नहीं है। मुस्तकबिल के लिए अब आपने किस तरह, क्योंकि बाहर बैठे हुए लोगों को समझ आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट में क्या मसाइल हैं, उनको कैसे हल करना है, लेकिन पाकिस्तान में हम समझ नहीं पा रहे। देखें, इससे ये आज की बात नहीं है, अगर थोड़ा सा पीछे चले ग्राउंड में पानी छोड़ बांग्लादेश के खिलाफ आप 2 टेस्ट मैच जब हारे, बिल्कुल, उसके बाद क्या सोचा आपने? मीटिंग्स हुई, कप्तान चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, स्क्वाड चेंज हो रहा है, ऑलमोस्ट वही स्क्वाड है, ठीक है। आपने 4 बैकअप वो रखे होते हैं जिनको खिलाना इम्पॉसिबल होता है। सरफराज को आपने रख लिया क्योंकि रिजवान की अदम दस्तयाबी, अगर वो थोड़ा से क्रैम्स आते हैं तो सरफराज विकेट कीपिंग के लिए आ जाते हैं। उसके अलावा आपने नुमान अली रखे, उसके अलावा आपने हुरैरा रखे, उनको आपने नहीं खिलाना, जैसे बिरसलान बता रहे थे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? आपको डिसाइड करना था बांग्लादेश, वो एक क्रूशल पीरियड था जबकि आप बांग्लादेशी टीम जैसे से भी आप वाइट वॉश हो रहे हैं, होम सीरीज आ रहे हैं, आपने फिर वही कैरी किया। अब मुल्तान टेस्ट जो दूसरा है, तीसरा पिंडी में है और रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम होंगे। इंग्लैंड की टीम को आप काफ़ी ऊपर रैंक कर सकते हैं बांग्लादेश से, ठीक है। अब वापस आ जाएंगे, बेन स्टोक्स आएंगे, तो आप क्या तब्दीली, इन मुझे बताएं स्क्वाड में से आप क्या तब्दीली करेंगे, या आपके पास कौन सा ऐसा बैकअप है? आप मुझे कैसा नाम बता दें कि इसकी जगह आमिर जमाल की जगह, या आप उनको वापस ले आएंगे, खुर्रम शहजाद को नहीं वापस वही लाएंगे? 3-4 नाम वही 3-4 नाम circulate घूम रहे। नसीम शाह खेलेंगे, शाहीन अफरीदी अनफिट थे, उनकी जिस लेग में इशू था चैंपियंस कप में, उसी टांग पे गेंद लगी, लेकिन वो अनफिट थे, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती खुद कहा मैंने खेलना है। अब प्लेयर्स को खुद डिसाइड करना कि मेरी फिटनेस नहीं है तो मुझे बैठना है या मुझे नहीं खेलना, ये डिसाइड करना है आपको, ठीक है। सो प्रॉब्लम लाइज कि वेयर एग्जैक्टली हमने ये तो पीसीबी चेयरमैन की मीटिंग्स होती रहीं, कोचेस की मीटिंग होती रही, कोचेस को बुलाया गया, सब कोचेस को, ठीक है। अब मुझे बताएं हमने नीचे से अंडर 19 से क्या बैकअप प्लेयर किया हुआ है, अंडर 23 हमारा होता है उसमें हमने क्या बैकअप प्लेयर किया हुआ है। अभी शुरू में बता रहे थे हमने स्पिन का, असल में स्पिन का इशू है तो सिर्फ अबरार का कसूर तो नहीं, आपने 800-900 रन बनवाए, सिर्फ 3 नोट हुए। नसीम का भी कसूर है, शाहीन अफरीदी का कसूर है, आमिर जमाल का भी कसूर है, साइम अयूब ने जो है वो 2 विकेट जो है वो उस तरह से ली। तो आप मुझे बताएं कहाँ से हम लेके आए फास्ट बॉलर? सिर्फ आप स्पिनर्स को तो ना करें ना। आप खुर्रम शहजाद काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक खेल रहे हैं, कोई नए लड़के तो नहीं हैं, आपने उनको भी पिक किया। अमीर हमजा हैं जिनको आपने खिलाया, मतलब इवन मैं आप और हम सब जो बोलते थे हमारे पास डोमेस्टिक में बड़ा टैलेंट मौजूद है, वो भी बिल्कुल ही पहले हम collapse कहते कर थे गया। हमारे पास Expose हो फास्ट गया ना, बॉलर्स TV का आ बहुत गया, ज़्यादा expose पूल हो है। गया। आप अक्सर सुनते हैं, पिछले से जितने चले जाए हमारे पास फास्ट बॉलर्स का तो मसला ही नहीं है। अब हमारे पास जब सकलाइन थे या सईद अजमल थे या जुल्फकार बाबर थे, हमारे पास स्पिनर्स का 140 नहीं क्रॉस हो रहे हैं। 140। अब हमने 79 पे भी आउट किया हुआ दुबई में इंग्लैंड को, आपको याद है कि हम जब 123 का टारगेट था हमने आउट किया हुआ। तो अब वो चीज़ हम कहाँ से लाएं? उसमें जो आप बताओ कि जो बॉलिंग थी उन्होंने जो टर्न की थी, अब अगर पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड पहले बैट करता है और वो पहले बैट करके भी आपको 800-900 रन बना देता तो आप तो फिर वहीं पे कोलैप्स कर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बाबर साहब की बातों से एग्री ज़रूर करता हूँ। अरसलान साहब, आपसे मैं एक आखिरी सवाल ब्रेक पे जाने से पहले ये ज़रूर पूछ लेता हूँ कि ये जो एक आखिरी मीटिंग भी हुई जिसमें तमाम डोमेस्टिक के कोचेस को बुलाया गया, उनसे बातचीत हुई, सारा कुछ का एक मुवाजना किया गया, मेरी कुछ रीजन के कोचेस से बात हुई और रीजनल सतह पर मुझे मामला, आपको भी पता है, हमारे भी सामने, हम उस स्ट्रक्चर में रहे हैं कि वहाँ से जब प्लेयर्स
मेरिट पे ऊपर नहीं जाते तो फिर आगे यही होता है कि डोमेस्टिक वाले इंटरनेशनल में एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से हमें प्रॉब्लम्स नजर आ रही है। जो हम कह रहे हैं हमारे पास बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स है, मैं पीछे मुड़ के देखूं तो कोई प्लेयर्स नहीं है हमारे पास। जब से कैमरा है ना, ज्यादा आपकी डोमेस्टिक टीवी पे आ रही है, एक्सपोज हो गई है। उससे पहले ये बात ठीक लगती थी क्योंकि हमें ऑन पेपर प्लेयर बताए जाते थे। यही गिलिस्पी के साथ हुआ ना, ऑन पेपर उसको बता रही, ये देखे ना यार स्टैट्स देखें बंदे के, ये तो 4 दिन आउट ही नहीं होता। वो तो उसने कहा, mindset यार, है, वो तो कमाल stats हो में गया। believe करते हैं। उसने कहा कमाल हो गया, तो आउट ही नहीं होता 4 दिन। उसको क्या पता गजाफी की पिच पे कैसे खेलते हैं या बॉलर्स आगे कौन से होते हैं। कौन से आपके पूरे सर्किट में 2 बॉलर्स, एक है और एक था जो टोटल 140 प्लस कर रहा था। मैं नसीम को उसमें काउंट नहीं करता, नसीम आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड कम कर ले। एक हसनैन और दूसरा एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह इंजरी आपने खुद करवा दी, अब रह गया हसनैन। हसनैन ने अल्लाह का शुक्र बाहर से जाके अपनी दोनों काम की, एक तो ट्रेनिंग ले ली बॉलिंग की, दूसरा उसने अपने रिहैब करवा ली। अब वो आपने चैंपियंस में कब में देखा, फैसलाबाद जैसी डेड पिच पे एक बंदा पेस के साथ यॉर्क मार रहा है, बोल्ड कर रहा है। तो कैरी बॉल अच्छा करवा सर बोल्ड कर रहा है ना। आप किसी मुझे बताएं, हम फिगर्स पे जाते हैं, हम ये क्यों नहीं देखते सिचुएशनल बॉलिंग क्या। उस डेड पिच पे अगर कोई बोल्ड कर रहा हो, ये बड़ी बात है। या ये बड़ी बात है कि किसी ने 7 आउट किए हैं जी, ये नहीं बताएंगे 5 दिन में किए हैं 7 आउट। 176 ओवर किए हैं उसने 7 आउट, ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो खेल रहे हैं ये टेस्ट मैच। बिल्कुल ऐसे तो वो नहीं बताएंगे कि 176 ओवर करके उसने 7 आउट। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से तमाम तर मिसाइल जो हैं ये अपनी जगह चलते आ रहे हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि अब आपको हंगामी बुनियादों पर सोचना पड़ेगा, लेकिन अलमिया ये है कि इस टेस्ट सीरीज के फौरन बाद क्योंकि फोकस हमारा फिर वाइट बॉल क्रिकेट पर चला जाएगा, तो ये सब्जेक्ट दोबारा से दब जाएगा। और यही वजह है कि हम बार बार ये बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो शेयर ऑफ टेस्ट क्रिकेट है उसको इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल एक्शन लाइव है पीटीवी स्पोर्ट्स पर, आप बराह रास्त देख सकते हैं। 6 आउट पाकिस्तान के हो चुके हैं, तो 4 ही विकेटों का फर्क रह चुका है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो टेस्ट मैच बचाएगा कि नहीं बचाएगा। रिजल्ट्स मोर और लेस आपके सामने। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे, कुछ और चीज़ों पर बात करनी है। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। स्पोर्ट्स 360। अब आपसे बात करनी है मिक्स मार्शल आर्ट्स की, और जब हम बात करते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स की, बहुत सारा टैलेंट जो है हम उससे आपका तारुफ ज़रूर कराते रहते हैं, लेकिन आपको डिटेल्स भी देते हैं। जैसे हाल ही में हमने आपको कल सुपर फाइट्स 3 के बारे में बताया था। अब हम आ गए हैं इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट, जिसका 3रा सीजन होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला भारत के साथ है। बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं सदर हैं पाकिस्तान MMA फेडरेशन के बाबर कयूम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बाबर साहब? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हेड ऑफ मार्केटिंग है पाकिस्तान MMA फेडरेशन की और IFT की। जब आप बात करते हैं इमरान साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं जनाब? बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों हमें ज्वाइन करें। तो बाबर साहब, सबसे पहले तो आपने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान अब IFT का कर दिया है। हम भी इसका जो एक तर्ज था पूरा वो अपडेट करते आ रहे थे, और लोग यही पूछ रहे थे कब होने जा रहा है, क्या डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या बताना चाहेंगे हमें? अहमद भाई, बस फाइनली कुछ परमिशंस जो जिसकी वजह से डिले होता रहा। पहले आपको पता है हम लियाकत जिम्नेजियम इस्लामाबाद में कर रहे थे, और इस्लामाबाद के हालात की वजह से हमें काफ़ी इसको डिले भी करना पड़ा। तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हम इसको लाहौर में ऐसे गार्डन्स में करें। एम्फी थिएटर वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त एक कोलोसियम है, और वहाँ पर हम 27 अक्टूबर को शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह शाम को 5 बजे ये इवेंट स्टार्ट होगा, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे ये लाइव होगा। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जब इस राइवलरी की बात करते हैं, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी बड़ी ज़बरदस्त रहती है, लेकिन जब आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो इमरान ये एक नए तर्ज के ऊपर अब लोगों को राइवलरी देखने को मिलेगी। बाकायदा तौर पर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, तो अब जब आप इसके सारी ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर्स की बात करते हैं, आप क्योंकि वो मार्केटिंग एंड भी देख रहे हैं, तो हाउ बिग इज़ दिस फॉर MMA इन पाकिस्तान? हाँ जी, डेफिनेटली बिग का तो आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं। कोई भी स्पोर्ट जिसके अंदर ये जो 2 राइवलरीज़ हैं जब भी सामने आई, चाहे वो जेवलिन थ्रो का मुकाबला है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो कोई भी और स्पोर्ट है, तो ऑटोमेटिकली दोनों नेशंस के जो सेंटिमेंट्स है काफ़ी हाई होते हैं। और ऑब्वियसली जब सेंटिमेंट्स हाई होंगे तो क्राउड पुलर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है हमारे लिए। तो इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि इस दफ़ा भी क्राउड पुलिंग जो मैग्नेट्स हैं वो काफ़ी प्रॉम्प्टली काम करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा रश हमें देखने को मिलेगा। और सिमिलरली फॉर द स्पोर्ट, हाँ, एक नई जनरेशन को, यूथ को ये पैगाम जाएगा कि यार दिस इज़ समथिंग जिसके ऊपर वो भी वर्क करें ताकि फ्यूचर के वो भी एक स्टार बन सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे आपसे भी हमारी गुफ्तगू MMA को लेकर चलती रही। आपने भी हमेशा इन फाइटर्स
गुफ्तगू भी सुनी, आपने बात भी की, इनसे मुलाकात भी आपकी रही है। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला है। पाकिस्तान MMA फेडरेशन तीसरा सीज़न IFT का ले आई है। पहले सीज़न में हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान देखा, फिर दूसरे में पाकिस्तान ईरान देखा, अब पाकिस्तान इंडिया है। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, उनको जब इतना बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कितना बड़ा है ये उन लोगों के लिए? नहीं, MMA की बात करें तो मैंने कहा ना कि किसी भी दुनिया के कोने पे आप चले जाओ, फाइटर्स की अगर बात करूँ, बॉडी वाइज बात करें, स्ट्रक्चर वाइज बात करें, तो पाकिस्तानी एथलीट्स की बात होती है कि यार आप लोगों के लड़कों में लड़कियों में तमखा में आपने देखा भी है। MMA फाइटिंग की बात करें, मसला सारा का सारा आता है क्योंकि खुद भी मार्केटिंग वाले यहाँ पर बैठे हैं। इट्स अ बिग फाइट पाकिस्तान की अगर बात करें वर्सेस इंडिया। कोई भी स्पोर्ट्स की बात करें, वो बिजनेस कैच करने वाली अपॉर्चुनिटी है, लाइव स्क्रीन के ऊपर है, तो ऑब्वियसली इट मेक्स अ बिग बैंग। मसला सारा का सारा हमारे जो यंग जनरेशन फाइटर्स जो ऊपर आ रहे हैं, जिनको फॉलो करते हैं, वो बेचारे हटते क्यों इन स्पोर्ट्स की वजह से? लैक ऑफ स्पॉन्सरशिप, लैक ऑफ ज़्यादा फोकस। जो हम बात करते हैं कि यार अगर मीडिया के ऊपर हम बैठे हुए हैं, हमने ज़्यादा सब्जेक्ट्स पकड़े होते हैं। अगर हम बात करें कलेक्टिव स्पोर्ट्स की पकड़ते हैं, क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें या वॉलीबॉल की करें, वो एक टीम वर्क है। जब इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात आती है, MMA की बात करूँ, इस पे ज़्यादा हम बात नहीं करते। एक फाइट अगर एक लड़का जीतता है तो हम 2 दिन बात करेंगे, उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं और शायद पाकिस्तान अवाम भी उसको बुला देती है। इसको वापस रिवाइव करके इसको जिंदा रखना, वो सबसे बड़ा एक चैलेंज आपके लिए होता है। हमारे यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा सर इशू ज़्यादा जो मुझे भी आज तक फेस होता है, हमारे अगर हम जिम की बात करें, क्योंकि जब हम फाइटर्स हैं या बेसिकली आप स्पोर्ट्समैन की बात कर लें, वो जाता है, वो बेचारा सबसे पहले तलाश करता है कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, फैसिलिटी मिले जिसको मैं यहाँ तक पे कर सकूँ, इजीली अपना फिजिबल हो। हमारे यहाँ पर इतने एक्सपेंसिव जिम्स हैं, इतने एक्सपेंसिव, अपना क्रॉसफिट की बात करूँ, पाकिस्तान में क्रॉसफिट ओवरटेक कर रहा है कि यार लिटरली बंदा नहीं कर सकता। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बाबर साहब, इस पे गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने तो खैर पर्सनली देखा ही है, बट लोगों के लिए ये थोड़ी सी इंसाइट ज़रूर है कि आप लोग उन फाइटर्स को किस तरह सपोर्ट करें। उसमें ऑब्वियसली SAG का रोल बड़ा अहम आ जाता है। पाकिस्तान MMA फेडरेशन की बात कर लें कि उनको हम फैसिलिटीज़ किस तर्ज की दे पा रहे हैं और कितनी दे पा रहे हैं। देखिए, इसके अंदर हम शुक्रिया अदा करते हैं ऐसे गार्डन्स का जिन्होंने इन फाइटर्स को सपोर्ट किया। सपोर्ट सिर्फ इवेंट की हद तक नहीं दिया, बल्कि उनकी जो ट्रेनिंग है उसमें दिया। और उसके बाद आप एक और सेक्शन देखते हैं, वो है NFT का। NFT वो बेसिकली वो नर्सरी है जहाँ से ये ऊपर आते हैं, जो एमेच्योर का सर्किट है। 3 साल हो गए हैं, उसमें हर वेट क्लास में 5-5 लाख रुपए इनको दे रहे हैं। बिल्कुल, 15 वेट क्लासेस, मेल और फीमेल दोनों को। इससे ज़िंदगियां बदली हैं, इससे और जब लोग देख रहे हैं तो अभी बहुत सारे ऐसे जिम्स हैं जो हमें अब सपोर्ट कर रहे हैं। HUFC देख लें, मैं नाम लेता हूँ, शेप्स देख लें, ये इन्होंने हमारे एथलीट्स को फ्री ट्रेनिंग का कह दिया। हमारे फाइटर्स जितने भी चैंपियंस हैं वो वहाँ पे फ्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है इनकी कि जब तक ऐसे लोग बीच में नहीं आएंगे, ये फाइटर्स जो हैं इतने महंगे महंगे जिम्स में ट्रेनिंग नहीं कर सक रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज़ें, चूँकि ये ट्रेंड बढ़ रहा है, चूँकि ये चीज़ें आगे आ रही हैं, तो इस तरह के लोग भी अब आना शुरू हैं। और आपके तवज्जो से मैं बाकियों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने बड़े जिम्स हैं जहाँ पे ये लोग उस लिहाज से ट्रेनिंग नहीं कर सकते, ये आपके चैंपियंस हैं, फ्यूचर में आपका बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं, बिल्कुल, इनको फ्री में ट्रेनिंग दें। बिल्कुल। अच्छा इमरान, आप इस सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट बनेंगे, क्योंकि देखें CSR के तहत तो बहुत सारी एंटिटीज़ कुछ ना कुछ करती रहती हैं, क्योंकि वो उनका एक ईयरली एम्बिट बनता है। लेकिन जब आप बात करते हैं इसको बाकायदा तौर पर ओन करना, तो मुझे याद है हम SAG MMA से शुरू होते हैं, बहुत पुरानी बात है, और वहाँ से चाहे वो विजन हो सुहेल अफजल मलिक साहब या शुएब अफजल मलिक साहब का, या फिर जो जिस तरह हमने कहा कि सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, सिर्फ कैश इंसेंटिव्स नहीं दिए गए, लेकिन अगर कोई उनके ऐसे मसाइल थे जहाँ पर उनको बाकायदा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको कैसे प्रोवाइड की गई? यहाँ पे बताता चलो जी, प्रॉपर एक नर्सरी, जिस तरह बाबर भाई भी अभी बता रहे थे, ही इज़ वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने उस नर्सरी को लगाने में काफ़ी वाइटल किरदार अदा किया। तो इस नर्सरी की शुरू से लेके, क्योंकि देखिए अगर एक एथलीट है ना, उसकी पूरी जर्नी है, स्टार्टिंग फ्रॉम कि वो घर से निकला इस जज्बे के साथ, फिर उसको किस तरह नर्चर किया। तो हाँ, ऐसे ग्रुप ने इसके अंदर काफ़ी मेहनत की और एथलीट्स प्रोड्यूस किए, जिन्होंने ना सिर्फ आज को पाकिस्तान लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके अपना नाम और अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो इसके अंदर मैं मज़ीद ये बताता चलूँ कि ऐसे ग्रुप ने हमेशा ऐसे तमाम इवेंट्स को, ऐसे तमाम स्पोर्ट्स को हमेशा से ही मार्केट में प्रिवेल भी किया है, सपोर्ट भी किया है, जिनके अंदर गवर्नमेंट की उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं, जिस तरह शुरू में अभी बता रहे थे कि जो सिंगल प्लेयर है या जो सिंगलर एथलीट है, उसकी हम 2 दिन बात करेंगे और तीसरे दिन बाद हम उसे भूल जाएंगे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ऐसे ग्रुप ने हमेशा से इन एथलीट्स की बड़ी पेजराई की है और उनको टॉप ऑफ टियर तक ले जाने में उनको भरपूर अपना किरदार। अच्छा, ये अब आप क्योंकि इस IFT को भी ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान में हम ये अंडरस्टैंड करा पाएँ, क्योंकि आप जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो हम सबके सामने हैं।
और मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमेशा हुकूमत का रोल नहीं है, अब बाकायदा तौर पर आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना है। तो कितना ज़रूरी है कि लोग इस बात को समझें कि अब ये एथलीट्स जो हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, उनको ओन करना पड़ेगा इनको। अब मैं आपको अभी रिसेंटली एक छोटी सी मिसाल दूँ, ओलंपिक्स में हमारे चंद एथलीट्स गए और उसके ऊपर एज ए नेशन हर किसी ने टॉन्ट करना शुरू कर दिया कि जी देखें आखिर पे आया, ये था। नोबडी सेज कि जी हम इसके अंदर हमारी क्या एफर्ट थी, हमारी एज अ कॉरपोरेट जाइंट या एज अ कॉरपोरेशन हमने उसमें क्या एफर्ट इनपुट की। तो ये बड़ा ज़रूरी है जी, जिस तरह शुरू में बताया कि अब एक या किसी एक इदारे का काम नहीं है। आप जब एज अ नेशन आप एथलीट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये बाकी तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो आएँ, इसके अंदर हैंड इन हैंड लें और इस स्पोर्ट को जितना भी वो आगे प्रिवेल करने में हेल्प कर सकते हैं वो बिल्कुल करें। और ये किसी एक का नहीं है, ये हम सब का फ़र्ज़ है कि इसको बढ़ चढ़ के ऐसे नेशनल एथलीट्स प्रोड्यूस करें जो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज सबको दे सकें। बिल्कुल। अब बाबर साहब ये ज़रूर बताइएगा, अब हम वो फाइट कार्ड की बात कर लेते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग फाइटर्स नज़र आ रहे हैं वहाँ से भी और यहाँ से भी। तो तमाम तरफ फोकस जो है वो IFT3 के ऊपर ही है और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से अब इसको हाइप डे बाय डे देखने की हाइप होता जा रहा है। ज़रा बताइएगा मैच मेकिंग के बारे में, जो पाकिस्तान के फाइटर्स हैं उनकी क्या तैयारी है, वहाँ से क्या खबरें हैं, जो भारत की टीम आ रही है वो भी ज़ाहिर बात है अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। देखें ये फ़ाइट कैम्प थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि आपको पता है पहले इस्लामाबाद में हो रहा था और ये तो इस वक्त ये दोनों जो हैं बहुत ही तैयारी में। आप जानते हैं हमारी साइड वहाँ की साइड का मुझे इतना नहीं पता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये लोग दिखा नहीं रहे होते, ज़ाहिर है वो उनके सीक्रेट होते हैं, ट्रेनिंग किस तरह कर रहे हैं और कौन सी स्ट्रेंथ है कौन सी नहीं है। लेकिन ये कि वीडियोस में लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं और हमारे तो पाकिस्तानी तो आपको पता ही है कि उनके लिए ये एक डू और डाई वाला सीन है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो ये देखने वाला एक इवेंट है और इसको मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे तैयार हैं आप अपने फाइटर्स को मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं यार, हमारे क्योंकि फ़ख्र है पाकिस्तान का, अल्लाह करे कि अच्छा परफॉर्म करें। और मैंने कहा ना कि यार बड़े कम वसाइल के साथ, बड़े कम सपोर्ट के साथ लड़के जान लड़ाते हैं। इन फाइटर्स की बात करूं मैं हमेशा इस चीज़ पे सर हम लोग क्योंकि बात भी करते हैं, जोर भी देते हैं, ज़्यादा आपको चाहे स्पोर्ट्समैन की बात करूं वो ज़्यादा बच्चे आपको मिलते हैं बड़ी देहाती इलाकों से मिलते हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं होती। लेकिन अहमद भाई इन लड़कों की बात करूँ चाहे फीमेल फाइटर्स की बात करूँ, मैंने एक चीज़ देखी है, जिन इलाकों से इनको पिक किया जाता है उस इलाके के अंदर घर की बात करें या अपना एरिया की बात करूं, इनको बड़े आपको पता है बड़े अजीब अजीब अल्फाजों से भी पुकारा जाता है, कुछ और मामला होते हैं जिससे गुजरते हैं साइकोलॉजिकली। लेकिन जब ये फाइट क्लब की बात करूं, किसी स्पोर्ट्स इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करूं, जब ये जीत के उसी इलाके के अंदर वापस जाते हैं, मेरे पास बहुत से एग्जाम्पल्स ऐसी मौजूद हैं, हीरो बन जाता है यार लिटरली उस इलाके को चेंज करता है वो इंसान। क्योंकि जो आप कर लो कि स्ट्रीट किड है या कोई फाइटिंग ज्वाइन करना था फाइटर, क्योंकि आजकल बताया ना स्नूकर फाइट ऐसी चीज़ है स्कूल में कहा जाता है जी गलत चीज़ है, हमारे वो नहीं सोचती हैं टीचर्स आज भी कि यार एक प्रॉपर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल। और बाबर भाई इन दोनों चीज़ों के अंदर जो है वो मेहनत कर रहे हैं, स्नूकर में भी और फाइटिंग में भी, इन दोनों चीज़ों को। लेकिन आपने एक अच्छी बात की है, जो रिक्वेस्ट भी होगी हमें शायद ऐसा आवाम भी, बिल्कुल मैं स्पोर्ट्स भी कहता हूँ, हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे अब जाना बिल्कुल जाना पड़ेगा, यही बात है। बट बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपका, इमरान साहब आपका और अवैस साहब का कि आप लोग हमारे शो का हिस्सा बने। और मेरे ख्याल से बड़ा वाजे है तमाम लोगों को, आपकी तरफ से हम भी मैसेज देते हैं कि आप 27 तारीख को ज़रूर रुख कीजिए, आप जाकर अपने पाकिस्तानी जो फाइटर्स हैं उनको सपोर्ट कीजिए, साथ ही साथ भारत को भी दिखाना कि हमारी मेहमान नवाजी कैसी है। और मेरे ख्याल से एक कल्चरल एक्सचेंज तो ज़रूर है, लेकिन जब आप उस एक्शन की बात करते हैं वो हमें केज में ज़रूर नज़र आने लगा है। IFT3 जाने से पहले आपको एक बहुत बड़ी खबर देनी है स्पोर्ट्स की दुनिया से कि टेनिस लेजेंड राफेल नडाल ने आखिरकार टेनिस से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। एक शानदार करियर रहा, बहुत से लोग बात करते रहे कि शायद बहुत पहले रिटायरमेंट हो जाएगी, लेकिन बहुत अरसे तक नडाल जो है वो स्पोर्ट के साथ जुड़े रहे, मेरा ख्याल है टेस्ट मैच देख के। बट बिल्कुल मेरे ख्याल से जो एक राइवलरी रही है राफेल नडाल की रॉजर फेडरर की, फेडरर तो बहुत पहले ही खैराबाद कहे गए, लेकिन नडाल का भी एक बहुत शानदार करियर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इसी के साथ यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।